हाँ, तो आज अपन ने बी पार्ट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपको भी बहुत खुशी होगी और आज से ही अब आपको परमानेंट क्लास मिलने वाली है, ठीक है। परमानेंट, ये फिक्स है और आप अपने आप से प्रॉमिस करो। अच्छा खासा टाइम है, लेकिन एक टाइम सिस्टम से अगर उसको यूज़ किया जाए तो बहुत कुछ आगे जाया जा सकता है। बस आपको अपने आप से प्रॉमिस, जो मैं आपने कल किया था मेरे साथ में, एक अलग रजिस्टर लेना है और उसमें हर चीज़ मैं जैसे जैसे कहता जा रहा हूँ बस नोट्स बनाते जाओ और मेरे साथ साथ समझते जाओ। स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, बस मेरे साथ पहले सुनो, आप वीडियो को रोक के फिर उतारो, फिर आगे बढ़ते जाओ, ऐसा करते जाओ। वीडियो चाहे 40 मिनट का हो, 45 मिनट का हो, आपको घंटा भर तो लगेगा इसमें। जैसा कि मैंने आपको पहले कल भी कहा भी था कि घंटे भर का आपको ये टाइम मुझे देना है डेली का। इसके बाद में शाम को परमानेंट 9 बजे के करीब मैथ्स की क्लास आएगी आपके, 9 साढ़े 9 जब भी आए वो परमानेंट लेनी है। दोनों क्लास आपको हर दिन लेनी है। अगर इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाना है तो फिर 1-2 दिन के अंदर अपने उस जो एम क्लासेज वाला जो चैनल है उसके ऊपर अपन ए पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे, जो BSTC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CET के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। वो चीज़ें अपन वहाँ कर देंगे। तो अब इसमें अपन करने वाले हैं, आज का ये पार्ट 1 रहेगा बी पार्ट का, पशु परिचर, जो पशुपालन जो अपना सिलेबस है उसमें। और सबसे पहले अपन बहुत ईजी शुरुआत करेंगे, संतुलित पशु आहार। इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट में अब समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसका आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे संतुलित पशु आहार में, कि सबसे पहले पशु जो हैं, क्योंकि वैकेंसी पशुपालन की है, पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, तो कैसे पशुओं को पाला जाए कि वो बीमार ना हो, अच्छा पौष्टिक दूध दे, ठीक है, और उनसे किसानों को एक आमदनी भी और अपना घर परिवार भी चला सके। तो उसके लिए सबसे मेन बात होती है कि उन पशुओं को खिलाया क्या जाए। भाई जैसे एक इंसान होता है, वो अगर अच्छा पौष्टिक खाना खाएगा शुरू से लेकर एंड तक, तो क्यों बीमार पड़ेगा? बीमार नहीं होगा, किसी भी तरह की उसके जो है बीमारियां नज़दीक नहीं आएगी। कमज़ोर के 1000 बीमारी लग जाती है, जो हष्टपुष्ट होता है, अच्छे खान पीन करता है, तो उसके पास में कोई बीमारी नहीं आती। इसीलिए सबसे पहले हेडिंग लगाओ संतुलित पशु आहार, ठीक है। उसमें अपन ये पढ़ेंगे क्या हरा चारे का क्या वेटेज है, सबसे ज़्यादा हरे चारे का वेटेज भी अपन पढ़ेंगे, जिसमें हरे चारे के 3 प्रकार पढ़ेंगे, दलहनी हरा चारा, अदलहनी हरा चारा और घासें। ये तीनों प्रकार, आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अपन को इसको स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि संतुलित पशु आहार की डेफिनेशन क्या होता है। बिल्कुल बेसिक्स हैं, बहुत तगड़ा मजबूत करने वाले हैं बेस। संतुलित पशु आहार जो होता है वो चारे अथवा दाने का ऐसा मिश्रण होता है, वो चारा भी हो सकता है और दाना, दोनों को मिक्स करके दिया जाता है। सूखे चारे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ चारा खिला दिया, उसमें पशुओं की मतलब अच्छा पौष्टिक नहीं है। पशुओं को हरा चारा भी चाहिए, थोड़े दाने भी चाहिए, पौष्टिकता जैसे दालें वगैरह होती है, मूंग है, ये अपन आगे देखेंगे। तो संतुलित आहार चारे अथवा दाने का ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पशुओं को स्वस्थ रखने, उनकी ग्रोथ करवाने मतलब वृद्धि करने, उत्पादन प्रोडक्शन या कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, खनिज तत्व एवं विटामिन आदि एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए। एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में उपलब्ध होते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये एक संतुलित आहार है, ये एक संतुलित पशु आहार है। भाई जैसे अपने ऊपर भी तो यही लागू होता है कि अपना जो बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित एक खाना हमारा क्या होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा सब एक फिक्स अनुपात में हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस घी खा रहे हो, ऐसा नहीं सिर्फ सूखे खा रहे हो। वही चीज़ इन पशुओं में भी लागू होती है। इनके भी सिर्फ सूखे चारे से इनके दूध नहीं आएगा, सूखे चारे से ये पौष्टिक नहीं रहेंगे, इनको हरा चारा भी चाहिए, सूखा चारा भी चाहिए, और हर तरह से जो इनको अपन छोटे मोटी चीज़ें खल वगैरह देते हैं और भी तरह से अभी आगे अपन बात करेंगे, वो सब मिक्स में फिक्स रेशियो में, फिक्स अनुपात में होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो इसका संतुलित पशु आहार है। फिर क्वेश्चन आता है कि संतुलित पशु आहार होना तो होता कैसा चाहिए, कैसा हो। बहुत बेसिक, संतुलित पशु आहार विषैला, सड़ागला, दुर्गंध युक्त न हो, इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे आपने देखा होगा बहुत स्मेल आ रही है कि लोग सोचते हैं कि पशु ही तो है, क्या दिक्कत है। ये विषैला कब बन जाता है, जब किसी गीला जैसे करके देते हैं ना, वो जैसे एक दिन पड़ा रह जाए, बंद रह जाए, तो स्मेल करने लग जाता है। विषैला या सड़ागला या दुर्गंध युक्त नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, अखाद्य पदार्थ उससे मुक्त हो। अखाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? अखाद्य हो जो पशु नहीं खा सकते, लाइक प्लास्टिक है, अब उसमें प्लास्टिक की थैली आ गई जो अखाद्य में आती है। खाद्य में थोड़ी, अखाद्य मतलब जो ना खाया जा सके,
पत्थर है, कंक्रीट बीच में आ गई, लोग सोचते हैं पशु खा लेंगे, नहीं, ये सब नहीं होने चाहिए। दूसरा, स्वादिष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इतना मिक्स कर दिया कि वो खारा हो गया। स्वादिष्ट के साथ में सुपाच्य भी होना चाहिए, मतलब पाचना भी चाहिए, पचना भी चाहिए पेट में, डाइजेस्ट भी होना चाहिए, है ना। तो स्वादिष्ट है, सुपाच्य हो, वो अपन सब बातें करेंगे आगे कि कौन सा पाच्य होता है, कौन सा कम पाच्य होता है, सब बातें करेंगे। इसे खिलाने से दूध में, अच्छा ये तो आपने भी सुना होगा, कभी कभी कहते हैं ना अपन कि मम्मी यार आज तो दूध में स्मेल आ रही है, मतलब कि इसे खिलाने से दूध में अवांछित गंध नहीं आनी चाहिए। कोई ऐसा घास होता है जो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है ना, वो बारिश के दिनों वगैरह में कोई घास खा जाती है, या फिर एक दो ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनके पत्ते अगर कोई भैंस या गाय खा जाती है तो फिर दूध में उसकी स्मेल आती है। ये आपने सुना भी होगा, दूध में उसकी स्मेल आती है, ठीक है। तो दूध में उसको खाने से दूध बनता है, तो वैसा भी नहीं खिलाना चाहिए, वरना दूध काम का नहीं रहेगा, दूध में स्मेल आएगी। फिर इसमें आसानी से उपलब्ध, अच्छा ये भी है भाई, संतुलित आहार वो होगा जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए। बातें तो मोटी मोटी कर ली कि साहब हम तो काजू बादाम खिलाएंगे, कहाँ से लाओगे भाई, ठीक है। मतलब जो हमें इजीली मिल सके, जो हमारे आसपास में जैसे रिजगा है, रजगा होता है, हरा होता है, बाजरी होती है, ठीक है, अपने सूखा चारा है, ये सब कड़बी वगैरह, ये जितने भी मिलते हो, गेहूं का चारा है, जो हमें आसानी से उपलब्ध हो, वो स्थानीय आहार अवयवों का, मतलब जो स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर हमें इजीली मिल जाए, वो सब अवयव का मतलब हो गया जैसे गेहूं का चारा, किसी का भी चारा जो हमें खाकला वगैरह मिल जाए वो, और ये सस्ता भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी अपन देखो, सीधी सी बात है, जानवर पशुओं को नहीं खिला सकते, क्योंकि हम एक किसान जो होता है उन पर डिपेंड होता है, उनसे प्रोडक्शन भी वो पैदा होगा, उसी पैदावार से आगे बढ़ेगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये संतुलित आहार की खास बात है। कैसा होना चाहिए वो बता दिया। फिर है क्यों, ये भी तो क्वेश्चन है, मतलब ये मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने प्रॉपर, इतना मोटा रजिस्टर बनाऊंगा मैं आपको, ये चिंता मत करना आप, लेकिन मुझे जहां तक है कि 100% खैर कंपटीशन में कहा नहीं जाता, लेकिन लगभग पेपर, लगभग ऐसे नोट्स अगर आपको कहीं मिल जाए, प्रॉपर डिटेल्स हैं। अब चेपा चेपी थोड़े दिन होने वाली है, लाइक BSTC में जैसी हुई थी, वो तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, लेकिन बस मैं कहूं वैसा करते जाना, ये नौकरी आपके हाथ में है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों भाई, क्यों अपन संतुलित बैलेंस डाइट दे रहे हैं पशुओं को। तो देखो, अगर आपको जैसे गाय के बछड़ा होता है भाई, गाय के बछड़ा होता है, भैंस का भी तो बछड़ा ही हो, पाडा बोल दो चाहे, उसमें क्या है, ठीक है। तो बछड़े या बछड़ियों की वृद्धि की दर के लिए, ठीक है, बछड़ा या बछड़े की वृद्धि करने की अगर आपको बढ़ाना है उनको, तो उसके लिए बिल्कुल, जैसा कि एक इंसान होता है, अपन खाना क्यों खाते हैं, अपन छोटे बच्चों को अच्छी डाइट क्यों देते हैं, ताकि वो अच्छा हष्ट-पुष्ट बने। बस कम उम्र में सांड या गाय बनाने के लिए, देखो होता है क्या, कहते हैं ना कि अगर शुरुआत में छोटी उम्र में अगर उसको पौष्टिक चीजें नहीं मिली, तो फिर बड़ा होने के बाद उतना मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए कम उम्र में अगर उसको सांड बनाना 3-4 साल में ही, तो उसको स्टार्टिंग से पहली बात तो ये कि जब उसकी गाय या भैंस के पेट में रहता है, तब से उनकी माँ को अच्छा पौष्टिक खाना खिलाना चाहिए, प्लस जब वो जन्मे तो उनको भी पौष्टिक खाना या संतुलित आहार देना चाहिए। और खेती में भार ढोने वाले पशुओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ये सब एबिसदी में आ जाएंगे कि कौन सा ऐसा है जिनके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं है, या किसके लिए आवश्यकता है। ये सब पशुओं की कमजोरी, अगर पशु कोई कमजोर है उसके लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी हमें संतुलित आहार, भाई जैसे कहते हैं ना कि यार ये बंदा जल्दी से बीमार नहीं होता यार, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। बाहर से हमारे कोई भी वायरस अंदर घुसता है तो बिल्कुल अंदर से एंटीबायोटिक काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत है कि कोई भी असर नहीं होता जल्दी से, क्योंकि वो शुरू से बचपन से मजबूत है, अच्छा पौष्टिक खाना खाया हुआ है। सांडों में उत्तेजना अगर पैदा करनी है और शुक्राणुओं में सक्रियता बढ़ाने के लिए, सीधी सी बात है, सांड होते हैं, सांड और गाय के मेल से ही उनके बछड़ा बछड़ी होता है, तो सांड में भी उत्तेजना पैदा होना चाहिए। उत्तेजना तभी होगी जब उसका शरीर में थोड़ी जान होगी, तो उत्तेजना बढ़ाने के लिए, और उसमें शुक्राणु जो जैसे गाय के जाएंगे तब यह भी बनता है, तो शुक्राणु में भी अगर सक्रियता बढ़ानी है, वरना खूब कैसे जो शुक्राणु होते हैं सांड के वो काम ही नहीं करते, उनसे बेबी बनता ही नहीं, बछड़ा बछड़ी बनती ही नहीं है। तो शुक्राणु भी जो है अच्छे बने और उसमें उत्तेजना बढ़े, इसके लिए भी जो है संतुलित आहार की जरूरत होती है। दूसरा, जो मादा पशु होते लाइक गाय हो गई, भैंस हो गई, उनको समय पर ताव में लाने के लिए, समय पर ताव का मतलब है जैसे कहते हैं ना कि भैंस ज्ञापन हो गई,
गाय ग्याबण बोलते हैं उसको, ग्याबण कब होगी? कोई कोई गाय भैंस ऐसी होती है 3-3 साल तक ग्याबण नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर में ताव नहीं है, ठीक है। तो शरीर में ताव लाने के लिए अगर वो कुछ अच्छा खाएगी, ब्लड बनेगा तो ऑटोमेटिक ताव आएगा। कहते हैं ना ज़्यादा गर्मी है क्या, वो वाली चीज़ है। तो मादा पशुओं के समय पर ताव आता रहे, इसके लिए भी संतुलित जो आहार देना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय पर गर्भ धारण करने के लिए। बिल्कुल ब्याने पर जब वो ब्याती है, ब्याने का मतलब जब उसका बेबी का जन्म होता है, ब्याने पर बच्चा स्वस्थ, अब कब ब्याती है, गाय का क्या टाइम पीरियड है, भैंस का क्या टाइम, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बस आप पहले थोड़ा बेस मजबूत कर लो, ठीक है। हाँ, ब्याने पर बच्चा स्वस्थ जन्मे और भारी वजन में थोड़ा प्राप्त हो, ठीक है। इसके लिए भी संतुलित आहार की जरूरत है। अच्छा, गर्भपात हो जाता है। गर्भपात का मतलब जैसे गाय टाइम से पहले ही बच्चों को बाहर मतलब फेंक देती है, जन्म सही पे होता नहीं, वो मरा हुआ जन्मता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर संतुलित आहार तो मिला नहीं, उसमें कैपेसिटी नहीं है, कमजोर होगी, फेंक दिया बाहर, ठीक। तो गर्भपात हो जाता है, फिर वो गाय कुछ काम की भी नहीं है, गाय या भैंस, उसका क्या करें, ठीक है। पशु को स्वस्थ रखने के लिए तो खैर है ही है। पशुधन उत्पादन में नियमित अगर आपको वृद्धि करनी है, भाई आप अगर पशु रखते हैं तो पशुपन अगर रखते हैं तो पशु का उत्पादन बढ़े, इसके लिए संतुलित आहार देंगे, तभी तो वो कहते हैं निरोगी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे वो, ठीक है। उसके लिए क्षमता अनुरूप उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो भी जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको इतना इतना दो, वो क्षमता अनुरूप आप उत्पादन भी कर सकते हो उनसे, जैसा खिलाओगे। आर्थिक रूप से पशु को लाभप्रद, बिल्कुल अगर हष्टपुष्ट होगा, सीधी सी बात है, जैसे किसी भैंस का पाड़ा है, अगर हष्टपुष्ट होगा, बकरी का जो बच्चे हैं अगर वो हष्टपुष्ट होंगे तो सीधी सी बात है अच्छे बिकेंगे। तो हमारे थोड़े आर्थिक रूप जो किसान डिपेंड है इनके ऊपर, उनको थोड़ा पैसा मिलेगा। तो आर्थिक रूप से भी पशु को अगर फायदेमंद बनाना है, अच्छा खिलाओ उनको, हष्टपुष्ट खिलाओ ताकि अच्छे पैसे मिलेंगे, ठीक है। और रोगी पशु को पुनः अतिशीघ्र उत्पादन में लाने के लिए, अच्छा कोई रोगी है, जरूरी नहीं है कि शुरू से ही ऐसा हो, अगर कोई पशु है चलो ठीक है उसकी स्टार्टिंग से कमजोर था, बट अब वो रोगी है, तो रोगी को भी ठीक किया जा सकता है, अच्छा खाना दे दे के साल 2 साल में बिल्कुल हष्टपुष्ट हो सकता है वो, ठीक है। और अधिक भार अगर आपको वजन घिसना है उनसे, अधिक भार वहन करना है, तो उसको हष्टपुष्ट ये बिल्कुल पौष्टिक आहार, एक संपूर्ण आहार देना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, ये 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट है, संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों, इन सब के लिए बहुत बेसिक है, इजी है, हाथों हाथ समझ में भी आ जाएगा। फिर अब हम क्या कर रहे हैं भाई कि चलो पशुओं को अपने पता कर लिया कि संतुलित पशु आहार क्या होता है, कैसा होना चाहिए और क्यों दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ठीक। वेरी इजी, बिल्कुल पृष्ठभूमि तैयार हो रही है आपकी। अब हम देखेंगे कि पशु आहार जो अपन ने अभी बात की थी कि खाने में ये होना चाहिए, उस पशु आहार में हरा चारा जो है, इस हरे चारे का क्या इंपॉर्टेंस है, अपन सब लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन सब कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा सब कुछ लेने वाले हैं, ठीक है, चिंता नहीं करें। तो पशु आहार में हरे चारे का क्या महत्व है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने सुना होगा जो पश्चिमी राजस्थान है, बेसिकली पानी की कमी है, तो वहां पर पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पाता, उस सूखा चारा ही मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से, पूरे 12 महीने नहीं मिल पाता। चौमासा में तो फिर भी बारिश का टाइम है तब फिर भी थोड़ा बहुत हरा चारा मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में पशुओं को अगर आपको स्वस्थ रखना है, पौष्टिक दूध लेना है, तो 12 महीने हरा चारा मिलना चाहिए। वो भी अपन देखेंगे आगे। एक है और साइलेज, 2 विधियां होती है हरा चारा बचाने के लिए और सूखा चारा बचाने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, वो सब आगे समझ में आएगा कि कैसे ये लोग भी जो हैं हरे चारे को स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत तगड़ी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले ये समझो, हरे चारे का इंपॉर्टेंस देखते हैं अपन। अच्छा, हरे चारे का मतलब आप समझ गए, ये रजगा होता है, रिजगा होता है, बाजरी होती है, इनको जो कच्चा थोड़ा सा ऊपर बढ़ते काट खिला देते हैं, वापस उग जाते हैं वो वाले। हरा चारा मुलायम और स्वादिष्ट होता है, पहली बात, मुलायम होता है, सॉफ्ट और बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है वो। इसमें विभिन्न पौष्टिक तत्वों की उपस्थिति पशुओं को स्वस्थ और उत्पादकशील बनाए रखती है। बिल्कुल, पौष्टिक तत्व तो कह रहे होते ही, हरा है ना, हरे घास में बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, है ना, ये सब होते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो पशु उत्पादकशील बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उत्पादकशील का मतलब है अगर दुधारू है तो दूध अच्छा देंगे, अच्छा उत्पादन हो गया दूध का। अगर मांस के लिए मोटे ताजे बना रहे हो तो मांस अच्छा प्रोडक्शन होगा, पैसे बढ़ेंगे, वो सब। हरे चारे से पशु को दाने की तुलना में कम खर्च पर पोषक, अब ये बिल्कुल सही है। आपको एक बात बताऊं कि जो पशु होते हैं उनको चारे के साथ में दाने भी देने पड़ते हैं। दाने क्यों? ताकि प्रोटीन उसकी पूर्ति रहे। दाने किसी के भी जई के दाने हो सकते हैं,
बाजरा हो सकता है, गंवार हो सकता है, जवार हो सकता है, जई, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। इन मक्का वगैरह इन सब के दाने दिए जाते हैं दलिया बना के, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन अगर हरा चारा है, अगर आपने थोड़ी सी दूर में भी कर लिया, रजगा कर लिया अगर, तो रजगा हरा चारा होता है। आज काटोगे 5, 7, 10 दिन वापस वहाँ से उग जाएगा। ऐसे लंबे, अगर आधे बीघे में भी, पाव बीघे में भी अगर कर लिया तो उसको आराम से वो जो 2 पशुओं के 3 पशुओं के लिए आराम से चलेगा, 4 पशुओं तक चल जाएगा। हरा चारा सस्ता पड़ता है। हरा चारा विशेषकर दलहनी हरे चारे, अच्छा हरे चारे के भी 2 प्रकार भी आगे लेंगे अपन, दलहनी और दलहनी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में थंबनेल में बता रखा है। तो हरे चारे में क्या होता है, विशेषकर दलहनी जो हरा चारा होता है वो, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये आपको 3 बातें याद रखनी है। साइंस का पार्ट है, वैसे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना से याद रखो कि हरे चारे में जो है, जो हरे चारा विशेषकर दलहनी हरा चारा जो है, उसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, ये बेसिकली पीकेएफ जो है वो होता है। प्रोटीन, कैल्शियम, वैसे तो पीसीएफ है, और फास्फोरस आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हरे चारे में विटामिन भी, विटामिन ए होता है इसमें। विटामिन के भी प्रकार अपन पढ़ेंगे साइंस में, बहुत गजब का पोर्शन है वो, तो मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, वेरी फनी। सारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी सब याद हो जाएंगे। लेकिन इस हरे चारे में कौन सा विटामिन होता है, हरे चारे में होता है विटामिन ए। तो हरे चारे में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, जो पशु को स्वस्थ बनाए रखने और संक्रामक जो रोग होते हैं, जो वायरस जनित रोग होते हैं एक से दूसरे में जो फैलते हैं, उनसे जो है उनके बचाव में महत्वपूर्ण है विटामिन ए, ठीक है। फिर क्यों, क्योंकि विटामिन ए की अगर कमी है तो विटामिन ए की कमी पशु में बांझपन, मतलब पशु बांझे ही रह जाएंगे। बांझपन का मतलब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे उन पशुओं के। बांझपन में गर्भपात होता रहता है, चलते ही पेट में बेबी रुकता नहीं, ठहरता नहीं, टाइम से पहले गिर जाता है। तो बांझपन और गर्भपात होने का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। और आप देखना, जिन पशुओं को पूरे 12 महीने अगर हरा चारा मिलता है सूखे चारे के साथ में, तो उनमें बांझपन और ये गर्भपात की समस्या नहीं होती है। लेकिन बेसिकली जिनमें विटामिन ए की कमी है, उनमें ये दोनों रोग ज़्यादातर देखे जाते हैं। विटामिन ए की कमी होती है जब हरा चारा प्रॉपर नहीं मिलता है। फिर हरे चारे में क्या आपको पता है, मॉइस्चर होता है, नमी, गीला होता है। तो हरे चारे में नमी की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर को कई क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती है। एक तो पेट में सूखा चारा जाएगा, है ना। सूखा चारा डाइजेस्ट करने के लिए पशु को बहुत वक्त लगता है, पानी भी चाहिए, लार भी अच्छी खासी बननी चाहिए। लेकिन गीला होगा तो जल्दी से गलेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में गीले में जो रासायनिक क्रियाएं हैं, केमिकल जो रिएक्शन है वो जल्दी होती है, समझ रहे हो ना आप। इसलिए गीला होगा तो पचेगा भी जल्दी, डाइजेशन में भी उसके ठीक रहेगा, और थोड़ा उसका रस निकलेगा, रस का मतलब लिक्विड, तो उसके असर जल्दी करेगा। अगर हरा चारा उन्नत है, अच्छी किस्म का है, तो आज उन्नत हरे चारे की किस्मों में बार बार काटकर हरा चारा पशुओं को दिया जाता है, जिससे एक बार बोए गए चारे से काफ़ी समय तक हरा चारा, बिल्कुल जैसे कि रिजगा है, रिजगा जो होता है, आप जो थोड़ी बहुत भी गांव की मतलब जानते हो वो समझ रहे होंगे, जो रिजगा होता है अपने, रिजगा एक घास ही तो है। उसको वो 1 साल वाला भी होता है, 2 साल वाला भी होता है, 3 साल वाला भी होता है, 4 साल वाला भी होता है, ठीक है। तो वो 3 साल 4 साल में क्या कह रहा हूँ कि एक बार उसको बो दिया, उसकी हाइट जैसे इतनी इतनी 1-1 फीट अगर 1.5 फीट बढ़ गई, तो बस उसको थोड़े फुल से आ जाता है, उसको काट देते हैं थोड़ा, जैसे ये तो उसके ऊपर से थोड़ा सा काटते हैं, ज़मीन के थोड़ा 2-3 ऐसे एंगल ऊपर से, फिर वापस वो वहीं पर, जब तक जैसे इतना सा काटा तो इन पशुओं के, एक पशु के तो हो जाता है पूरा, 2 है तो इतना सा और काट लो, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, इतने पीछे से वापस उगता जाता है, वापस हरा होकर उतना ही लंबा वापस हो जाता है। तो ये हरे चारे का कि एक बार बोए गए चारे काफ़ी समय तक हरा चारा मिलता रहता है, ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है। हरे चारे की अधिकतम पौष्टिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इन्हें बहुत तगड़ी बात लिखी है मैंने, साइलेज और हे, इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट 2 इसी पर ही है, बहुत शानदार। जो पार्ट 2 है वो इसी का ही है, साइलेज और हे क्या होता है, मज़ा आ जाएगा सुन के। हे का मतलब है सूखे चारे को रखना स्टोर करके। जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिन होते हैं, तो बारिश के दिनों में घास उगता है अपने खेतों में, बहुत अच्छा घास होता है, उनमें भी 2-3 तरह के घास ऐसे होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं, उस मीठे वाले घास को क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उनमें पशुओं को चराते नहीं है, थोड़ा बड़ा करके
की वजह से इतनी हाइट बढ़ गई, उनके फूल जैसे आगे, उनको काट लेते हैं, काट के उनको सूखा देते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, लगभग 70 से 80 85%, 85%, अच्छा ये परसेंट भी याद कराऊंगा आपका जब पढ़ाऊंगा तब, मतलब 85% तक वो सूख जाता है, ठीक है। लगभग 15% उसमें नॉर्मल गीलापन रहना चाहिए, 15%, तो वो थोड़ा बहुत वो किसान सब जानते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इकट्ठा करके ऐसे इकट्ठा करके रख देते हैं उस टाइम आगे के लिए। कब? जब बारिश नहीं होगी, गर्मी के दिन रहेंगे, तब जब उनके पास में हरा चारा रहेगा नहीं, तो फिर वो हरा चारा जो सूख गया, सूखो भले ही वो भी मीठा है, उसको खिलाते हैं, समझ गया ना। तो उसको खिलाते हैं उस टाइम पर, किन में मिला के? अपने सूखे चारे में मिला के, जो कड़बी का चारा हो सकता है, गेहूं का चारा हो सकता है, अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है ना। कोई कड़बी के चारे को कूतर बोलते हैं, खाकला बोलते हैं, गेहूं के चारे को अलग अलग भाषा होती है। और फिर आपको पता है कड़बी जो होती है, बाजरे की कड़बी होती है, उसके पूड़े बना के वो सूखने के बाद उन पूड़ों को काट लिया जाता है, तो उससे चारा मिल जाता है। उस चारे में फिर इसको हे जो बनाया था, इस हे वाले उस घास को मिला के पशु बड़े चाव से खाते हैं, स्वादिष्ट लगता है। एक होता है साइलेज, ये थोड़ा इंडिया में कम है। साइलेज हालांकि इंडिया में कम है, जो इंडियन किसान है अभी इतना टाइम नहीं सर्च दे पा रहे इस चीज को। साइलेज में होता है गीले चारे को बचा के रखते हैं, वो गीले चारे को, जैसा गीला घास है उसको स्टोर कर लें, क्योंकि उनको पता है कि भाई अपने पश्चिमी राजस्थान हो गया, जहां पर सिर्फ बारिश नहीं होता है, क्योंकि ट्यूबवेल कुएं तो सूख गए, पानी कम है, तो जो बारिश में घास उगता है उसी टाइम पशुओं का हाथ आता है। तो साइलेज उस बारिश के दिनों में उस हरे घास को क्या करेंगे किसान भाई? काट लेंगे और इसको किण्वन फ्रेगमेंटेशन, किण्वन क्रिया के दौरान, जो अपन साइंस से पढ़ते हैं, पूरा एक स्टोर करके एक गड्ढा सा बनाएंगे, या फिर गड्ढे की बजाय ऊंचाई पर थोड़ी हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, वहां पर एक प्लास्टिक की पन्नी में उसको पैक कर देंगे चारों आवरण से। मैं भी मोटा मोटी बता रहा हूं, बाकी डिटेल से बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके एक मेथड को बोला जाता है साइलो, उसमें उसको बिल्कुल घास को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है ना। और उस घास को, ज्यादातर वो घास जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज्यादा हो, शर्करा ज्यादा हो, ताकि उसमें थोड़ा मीठापन भी रहे, और वो घास वैसा का वैसा रह जाता है। फिर जब गर्मी के दिनों में खिलाना होता है तो थोड़ा सा मुंह खोलते हैं उसका मामूली सा, और धीरे से वापस निकाल वापस पैक कर दें, मतलब पैक रखना उसको, ताकि ऑक्सीजन है जो, क्योंकि हमारे वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, एकदम एज इट इज रह जाएगा, वरना सड़ जाएगा वो। ये थोड़ी दिक्कत है, अपन पढ़ेंगे आगे कि साइलेज में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो ये सेपरेट वीडियो अपने आने वाला है, ठीक है। इसके रूप में भी, तो साइलेज या हे के रूप में भी संरक्षित करके वर्ष भर जो है हम हरे चारे को उपयोग में ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने जैसा अभी बताया भी था आपको कि हरे चारे के अपन प्रकार पढ़ेंगे, बेसिकली 3 प्रकार मोटा मोटी मान लो, वैसे 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दलहनी हरा चारा और अदलहनी, मतलब जो दलहनी ना हो, और तीसरा अपन जो घासें वगैरह कुछ है वो पढ़ लेंगे। दलहनी हरा चारा हेडिंग लगाओ, इसका पहला प्रकार है, बेसिकली 3 प्रकार है इसके। दलहनी, आपको पता है दलहनी की बात अगर करें, दलहनी का मतलब दालें, तो दालों वाला, इसमें क्या होता है? बेसिकली एग्जाम्पल है बरसीम, बात करूंगा अभी इसी वीडियो में बरसीम के आगे बात करने वाला हूं, रिजगा, लोबिया, ठीक है। ये 2-3 एग्जाम्पल याद कर लो, बरसीम, रिजगा और लोबिया, ये सब दलहनी हरे चारे हैं, ठीक है। ये अत्यंत पौष्टिक होते हैं, इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में, वो जो अपने पहले पढ़ा था अपने, वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होता है बरसीम, क्या होता है रिजगा, सब पढ़ेंगे, ठीक। अभी आगे लेने वाला हूं आज के सेशन में। इन्हें हमेशा सूखे चारे के साथ खिलाना चाहिए, मतलब अकेला खिलाना थोड़ा सा कम सूट करता है, उनसे इनको क्या होता है, कभी कभी आफरा आ सकता है, भैंस गाय को आफरा आ जाता है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी टाइप बन जाता है, या फिर उनका पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं उनके। फिर तो ये सीधा खिलाना तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम होता है, तो जल्दी से अकेले ये डाइजेशन नहीं होते, पेट में सेट नहीं होते, तो इनको चारे, सूखे चारे के साथ मिला के खिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि रिजगा वगैरह को काटने की वो मशीन आती है ना, तो हाथ से ही घुमा के उसको काट लेते हैं, बड़ा सा पहिया टाइप होती है, तो उसमें वो कट जाता है, छोटा छोटा कट जाता है, फिर सूखे चारे में मिला के उनको खिला देते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। सूखा गीला मिक्स भी हो गया, डाइजेशन भी सही रहेगा, ठीक है। और ये निर्वाह के साथ उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित कर, निर्वाह का मतलब जब इनको काटते हैं तभी से लेके ये उत्पादन के लिए भी आवश्यक पोषक तत्वों की हमारे लिए आपूर्ति सुनिश्चित भी करते हैं। दलहनी हरा चारा वो डिपेंड करता है कि भाई कितना है, अलग अलग इलाकों में भी होना चाहिए, पानी की वगैरह व्यवस्था सारी होनी चाहिए, वरना रिजगा वगैरह
क्योंकि इनको तो रिजगा को तो पूरे 12 महीने पानी देना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन पक्का ही पानी देना पड़ता है क्योंकि ये घास है। अब होता है ए दलहनी हरा चारा। अच्छा, ये एग्जाम्पल याद कर लिया ना, बरसिम, रिजगा, लोबिया, एग्जाम्पल मत भूल जाना कि दलहनी हरे चारे के एग्जाम्पल है। अगला ये थोड़ा दलहनी से कम पौष्टिक है, सीधी सी बात है, दलहनी से कम पौष्टिक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, एमपी चरी, सबके बारे में पढ़ेंगे भाई पर। मक्का, ज्वार, बाजरा, एमपी चरी ये आ जाते हैं थोड़े, ये दलहनी नहीं है भाई। बाजरा है, ज्वार है, एमपी चरी, ये मक्का है। इनका जो घास होता है ना, ये हरा चारा, आप वो प्रॉपर बाजरा मत समझ लेना, बाजरा नहीं, बाजरा एक घास भी होता है, देखना आप अगर सुना हो तो आपने, वही घास मतलब जो उग जाता है उसके वो ऊपर धान वाली सीटियाँ नहीं लगती है, ठीक है, ये पशुओं के खाने वाला बाजरा होता है। तो ये थोड़ा सा कम पौष्टिक होता है, ये थोड़े पौष्टिक होते हैं। इनके फूल जैसे रिजगा के थोड़े से फूल आ गए, इतना सा बढ़ते ही वो बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, तब किसान जो अपने पशुओं को खिलाते हैं। वैसा ही बरसिम और वैसा ही आपके ये लोबिया है। लेकिन ये मक्का, ज्वार, बाजरा, एमपी चरी जो है, ये उतने पौष्टिक नहीं होते हैं। इनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं वैसे ये भी, लेकिन उतने नहीं। उनमें तो रस ज़्यादा होता है, तो थोड़ी टहनियाँ सी बनी होती है रजगा वगैरह में, तो वो ज़्यादा पौष्टिक होती है। लेकिन ये भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, ये भी ठीक है। ये पशु की निर्वाह आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही सकते हैं भाई, जो उनको जरूरत है थोड़ी बहुत तो पूर्ति हो ही जाती है। उत्पादन हेतु इन्हें दलहनी चारे या दाने के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए। अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो आप दलहनी चारे के साथ में थोड़ा बहुत मिला के, या फिर कोई दलहनी चारा नहीं है अगर, तो दाना होता है ना, दाना कोई सा भी, जैसे बाजरे के दाने हो गए, वो कोई से भी जो घर में अवेलेबल हो, उनके साथ में तो उसको दलिया बना के इसको मिक्स करके खिलाना चाहिए, तो सही रहता है। फिर बात आती है घासें। तो घासों का तो क्या ही कहना, घास तो देखो पौष्टिकता है, लेकिन घास में क्या होता है कि जैसे दोब होती है ना, दोब होती है ना, दोबड़ी जिसे बोलते हैं, इनमें थोड़ी पौष्टिकता कम होती है, सबसे कम इन्हीं में होती है, कम होती है, क्योंकि एक तो थोड़ी पतले पतले इनकी टहनियाँ सी होती है, ज़्यादा हाइट भी नहीं होती है, इनमें पौष्टिकता कम है। ये अन्य चारे अथवा दानों के साथ देने पर ही पशु थोड़ी बहुत, अगर कोई अन्य चारा कोई मिक्स करें तब कोई जो पशु का पूरा निर्वाह कर सकती है, मतलब पशु की फुलफिलनेस पूर्ति कर सकती है पेट की, वरना इनमें थोड़ा ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ठीक है, रोजाना किसान वो करे क्या, हर चीज़ नहीं मिल पाती तो ठीक है, बाकी इनमें थोड़ी पौष्टिकता कम है। कुछ घासें, ये घासें हैं, कुछ घासें जैसे कि दूब है, दूब का मतलब दोब है, दोबड़ी घास होता है जो, दूब घास और सेवण घास, ये निर्वाह उत्पादन है तो पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकती है। अब दूब क्या है, वो जमीन के पास होती है, ठीक है, तो उसमें तो एक बार खा लेंगे तो काफ़ी दिन से वापस बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर दूब अच्छी खासी हो तो ठीक है, अच्छे पौष्टिक है, उसमें थोड़े बहुत गुण हैं। और सेवण घास, ये दोनों दुधारू पशुओं के लिए जो दूध देते हैं उनके लिए दोनों ही पौष्टिक घासें है, काम आती है दोनों ही, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था ना कि मैं एक एक लूँगा, बरसिम, रिजगा, लोबिया। अब इनके बारे में अलग हेडिंग लगाओ कि बरसिम क्या होता है, रिजगा क्या होता है। अच्छा सुनो, आपको करना क्या है, लेवल का हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके अपन को जो हैं, जो इनके कुछ मैंने साइंटिफिक नेम भी लिखे हैं, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, वनस्पतिक नाम बोलते हैं, ठीक है। तो उनको वनस्पतिक नाम भी है, उनको वो भी अपन को याद रखना है थोड़े से, ठीक है। क्योंकि बरसिम में रिजगा फेमस है, ये कुछ फेमस है, इनको अपन को इनके नाम याद रखना है, बाकी कोई वो खास नहीं है कि अपन प्रॉपर वो करें। और फिर इनमें यह है कि बरसिम होता क्या है, जो वानस्पतिक नाम है वो, प्लस ये बरसिम जो इसका समय क्या है, कैसा होता है, वो सब थोड़ा जानेंगे। तो आप अलग से हेडिंग लगा लो इसी आज के सेशन में कि बरसिम। पहली बात तो इसका वानस्पतिक जो नाम है वो होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ये इसका नाम है, ठीक है। बरसिम मतलब ये जेनेटिक एक तरीके से, बरसिम हरे चारे की बहुत ही अच्छी फसल है। वो तो अपन ने कह ही दिया था अभी, सबसे पहले कहा था कि सबसे पौष्टिक रिजगा, बरसिम, लोबिया यही होते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, नवंबर से मई तक ये हरा चारा देती है, नवंबर के महीने से दिसंबर, जो 6-7 महीने। और दूसरी बड़ी चीज़, अच्छा ये और ध्यान रखना आप, इनकी क्या होती है, जड़ें ज़मीन में होती है, बरसिम की और रिजगा की, इनकी जड़ें ज़मीन में रहती है, अपन तो ऊपर ऊपर से काटते हैं, इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जिस दिन जैसे इनकी उम्र पूरी हो गई तो फिर किसान भाई क्या करेंगे, उनके ऊपर वो जो ट्रैक्टर चला देंगे और दूसरी फसल, तो वो जड़ें इसके अंदर ही है मिट्टी में ही, उसको और उर्वरक प्रदान करती है, फर्टाइल बनती है उसको, जमीन को भी।
तो ध्यान रखें ये खेत की उर्वर शक्ति को भी बढ़ाते हैं। और बुआई का समय ना सितंबर के मध्य से लेके नवंबर के अंत तक इनका बुआई का समय होता है बरसीम का। बस मोटा मोटी 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है ना। बस ये ध्यान रख लेना कि इसका नाम और बुआई का समय क्या है बस। बाकी हमें पता है हरे घास की तो खैर अपने पहले पढ़ ली, हरे घास की तो है ही फसल। रिजगा का नाम है मेडिकागो सटाइवा, ठीक है। मेडिकागो सटाइवा जो है इसका वानस्पतिक नेम है, ठीक है, जिसको अपन जूलॉजिकल नाम बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। जूलॉजिकल नेम है ये, ठीक है, जूलॉजिकल नेम है इसका मेडिकागो सटाइवा। रिजगा एक बार बोने पर 3-4 साल तक बराबर हरा चारा देता रहता है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया। इसे 1 वर्षीय चारे का, हाँ ये भी हो सकता है, इसे मैंने पहले ही कह दिया आपको कि रिजगा 1 साल वाला भी आता है, 3-4 साल वाला भी आता है, ठीक है, बिल्कुल। बुआई का समय बेस्ट रहेगा अक्टूबर के प्रारंभ से लेकर नवंबर के अंत तक अगर बोया जाए इसको, अक्टूबर नवंबर महीने मान लो, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाए तो अच्छा रहता है। बाकी 3-4 साल तक फिर काम कर जाएगा। देखो हर चीज़ की एक सीजन होती है, वर्षा ऋतु जैसे हो गई, इनकी अक्टूबर नवंबर वाली सीजन हो गई, इनमें बोएंगे जड़ें मजबूत होगी और अपने आप में पौष्टिक। एक बार जड़ अगर मजबूत हो गई, कहते हैं ना अगर नींव मजबूत है उसके बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लो, वो वाली बात है, ठीक है। ये है एमपी चरी की बात की थी अपन ने। एमपी चरी है ये, वैसे तो ज्वार होता है ना अपने, ज्वार उस ज्वार जैसा ही होता है, ज्वार जाति का पार्ट है, उसी की फसल है जो मुख्य रूप से हरे चारे के लिए बोई जाती है, ठीक है। इसका तना पतला होने के कारण ये स्वादिष्ट और सुपाच्य होती है। इनकी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वैसे नेट पे इनकी पिक देख सकते हो। वैसे क्या देखना, रिजगा जो होता है ना बस रिजके जैसा ही होता है, गुआर जैसे ही होते हैं। इनमें टाइम वेस्ट करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई पिक तो आएगी नहीं। और आप समझदार गूगल पे सर्च कर लेना और क्या बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी कहीं कहीं पर अपन जहाँ जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनकी भी कोई फोटो वोटो लगा देंगे तो आपको समझा देंगे। वैसे कोई मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, वो सब सजावट ही दिखावे वो वाली बातें नहीं है, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बातें होती है, तो वो सब उसमें थोड़ा कम विश्वास करना है, काम पर ज़्यादा ध्यान देना है। सिलेक्शन लेना है तो दिखावे को छोड़ दो, सिलेक्शन ले लो, समझ गए आप बस। दूसरा, इसका तना पतला होने के कारण ये स्वादिष्ट और सुपाच्य होती है। तना पतला होगा तो जल्दी से वो मुंह में मतलब इनके आएगा, थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, वो तो सॉफ्ट तो खैर होता ही होता है। पतला होने के कारण ये स्वादिष्ट और सुपाच्य होती है, पचती जल्दी है, इसलिए इसको पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है भी बहुत अच्छी बनती है इसकी। है जानते हो ना, कल बताऊंगा है क्या होती है, बहुत मजेदार चीज है भी अच्छी बनती है। का मतलब है इसको जो अपन सुखाएंगे, भाई सूखेगी जल्दी, पतला तना है तो जल्दी सूखेगी, और जल्दी सूखेगी तो फिर उसके बाद में सूखने के बाद ये बड़ी मीठी होती है। ये जो मैंने कहा था ना, किसान भाई सुखा लेते हैं और उसका ऐसा ढेर सा बना देते हैं अपने झोंपड़ी में, कहीं पर तिरपाल वगैरह से ढक देते हैं और फिर उसको ऐसा निकालते हैं, दंताड़ी जैसा होता है, उसे खींचना पड़ता है क्योंकि आपस में चिपक जाती है। हाँ, किसान जो थोड़ी बहुत किसानी कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, है ना, लिंक करा बैठा पा रहे होंगे। और पशुओं के बड़ी विशेष स्वादिष्ट होती है, पशुओं को बहुत अच्छी लगती है स्वाद, क्योंकि मीठी होती है। फरवरी मार्च के और जुलाई तक, फरवरी से लेकर जुलाई तक इसका बुआई का समय सही है, कभी भी करो, फरवरी टू जुलाई। एक अपने बात की थी ज्वार या चरी, तो ज्वार की फसल में जब फूल आने के समय कटाई कर, ज्वार बोल दो चाहे चरी बोल दो एक ही बात है। अरे ज्वार, गंवार अलग होता है, गंवार भी लेंगे अभी अपन, गंवार तो थोड़े दानेदार होता है ना, वो है, ये ज्वार है, ज्वार या चरी। इसकी फूल जब आ जाते हैं उस समय कटाई करने से ज़्यादा पौष्टिकता होती है, उसके बाद में थोड़ी कम रहती है। जैसे ही फूल आगे काट लो, वो पशुओं के लिए बहुत सही है, ठीक है ना। और बुआई वर्षा ऋतु है इसकी, बुआई कब है इसका टाइम पीरियड, वो वर्षा ऋतु में इसकी जो है चरी या ज्वार की बुआई करनी चाहिए, ठीक है, ये है बात। अब मैंने कहा था लोबिया, लोबिया वैसे चौड़ा ही होता है, चौड़ा आपने देखे होंगे चौड़ा, वो वैसे तो चौड़े तो खाए होंगे व्हाइट वाले दाने वाले, वो नहीं कह रहा मैं, फसल की कह रहा हूँ, हरे चारे की कह रहा हूँ। तो चौड़े को जब उगाते हैं तो हरा जैसे टहनी जैसा उगता है वो, ठीक है ना, वो है लोबिया चौड़ा। इसका भी किसी किसी के नाम लिखे हैं मैंने, वो कर लेना। मैं कहता हूँ बहुत बहुत ज्यादा लेवल है ये भी, बहुत मजा आ जाएगा, जिंदगी सफल है आपकी। इसका जूलॉजिकल नेम या वानस्पतिक नेम है वह विग्नासाइनेंसिस, विग्नासाइनेंसिस, ठीक है, विग्नासाइनेंसिस है लोबिया। लोबिया हरे चारे के लिए खरीफ ऋतु में पैदा होने वाली तथा जल्दी से, बड़ी शीघ्रता से होती है, शीघ्रता से उगने वाली प्रमुख फसल है, ठीक है। इसके चारे में भी प्रोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन जैसा ही होता है, जैसे अपने शरीर में कैरोटीन वगैरह की मात्रा अच्छी हो,
तो अपनी नज़र, आई साइड, बाल वगैरह अच्छे रहते हैं ना। वैसे प्रोटीन, कैरोटीन और विटामिन इनकी प्रचुरता होती है लोबिया में। देखो मैं एक बात बताऊं, हरा चारा चाहे कोई सा भी हो, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस या आपके कैरोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर मात्रा में है। तो 4-5 नाम याद कर लो बस, ये सब में एक ऑप्शन में जो भी आएंगे कि यस सब में होते हैं, ठीक है। फिर जो दुधारू पशु होते हैं जिनका दूध निकलता है, दुधारू पशुओं के लिए लोबिया का हरा चारा सबसे पौष्टिक होता है, बहुत पौष्टिक होता है दुधारू, क्योंकि दूध बहुत अच्छा निकलता है अगर आप लोबिया खिलाते हो तो। फरवरी मार्च में बोने के बाद में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है भाई। फरवरी मार्च तक आप इसको बो दो, फिर 4-5 बार उसको पानी दो, तब इतने में ग्रोथ कर जाएगा। मगर वर्षा ऋतु में अगर बोते हो तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो खरीफ की ऋतु में उगता है। सबसे बढ़िया इसको बारिश का पानी मिल जाए तो कहना है कि, वैसे तो एक बात बताऊंगी आपको, बारिश का पानी तो किसी को ही मिल जाओ, उस टाइम सिंचाई करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बारिश का पानी तो सबसे अच्छा है, उसमें तो बहुत अच्छी फसल होती है, तो अपन को पता ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था अपना लोबिया चंवला। अब है गंवार। मैंने कहा था जवार अलग है, गंवार अलग है। गंवार का नाम है साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा। साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दी थी एक बात। आपको एक छोटी सी डायरी टाइप ले लो या छोटी कॉपी ले लो, जो 5-10 रुपये में, 10 रुपये वाली कॉपी ले लो पतले सी, या डायरी जो भी आपके पास, वाटेवर जो भी आपकी सुविधा है, उसमें ये जितने भी फैक्ट है ये सब नोट करना शुरू कर दो आज से ही। फैक्ट अभी से अलग लिखना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूं आपको अभी से फैक्ट लिखना शुरू कर दो। और रोजाना की 10 मिनट, रोजाना की 10 मिनट जैसे ही सेशन कंप्लीट हो जाए, 40-45 मिनट का सेशन होता है, 10-15 मिनट फैक्ट को देनी है, बाकी थ्योरी को देनी है। और इसको रोज रिकॉल करना, इस पतली वाली कॉपी को रोज। ये आपको एक पतली छोटी नोटबुक बनानी है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। पतली सी नोटबुक बना लो आप इसकी, वो आपकी इच्छा, आप किसी में भी नोट करो, वो मैं कुछ नहीं कहता, आपकी सुविधा है, जो इजीली आपको हाथ में कंफर्टेबल रहे और चलते उसको फैक्ट, क्योंकि फैक्ट तो सही क्यों सुनाएंगे, ये हैं हर किसी को याद नहीं होते। 45 नंबर में 35 नंबर को हर कोई ला सकता है, 8-10 नंबर के लिए फिर बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, 8, 7, 8, 10 तक फैक्ट आएंगे, वो अपन प्रयास करेंगे पूरा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया गंवार का साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा। गंवार की फसल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको बोया जाता है। ये पौष्टिक हरा चारा है। बुआई का समय मार्च के अंत के और लेके मध्य जून तक इसका टाइम पीरियड अच्छा है। बाजरा तो खैर सब जानते हो, ये बाजरा खाने वाला नहीं, चारे वाला बाजरा, फिर बता रहा हूं मैं आपको। इस सारी चारों की बात करें अपन, चारे के लिए फसल बोने के लिए 40 से 50 दिन बाद कटाई की जा सकती है। जैसे बाजरे को बो दिया, 40-50 दिन अच्छी खासी इसकी हाइट आ जाती है, फिर इसको काट लो। इसका चारा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक उपलब्ध रहता है, टाइम पीरियड भी याद रखना। बाजरे का साइलेज भी बनाया जा सकता है, साइलेज और हे, मैंने कहा साइलेज और हे, बहुत मजेदार सेशनों का नेक्स्ट, तब आपके पूरे पुर्जे खुल जाएंगे। नस नस चेक करेंगे अपन। ये जो साइलेज है, साइलेज मैंने कहा ना, गीले चारे को बनाया संरक्षित किया जाता है जिसमें नमी हो। तो बाजरे को जैसे जैसे लंबा अच्छी खासी हाइट होगी, इसको काट लिया, एज इट इज साइलेज बना दिया, मतलब एज इट इज जैसा है वैसा रह जाएगा। वो 5-6 महीने बाद खिलाना पशुओं को, देखेंगे अपन कल। बुआई का समय 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का बुआई का समय सही रहता है, ठीक है। ये बाजरा, ग्वार जितनी बातें करते हैं, ये घास है, चारा, ठीक है ना, इसका हरा चारा है, ध्यान रखना। फिर है मक्का, अपने बात की थी मक्के की। तो मई, जून अथवा जुलाई जैसे महीनों में जब हरे चारे की उपलब्धता कम रहती है, तब पशुओं के लिए मक्का जो है हरे चारे की सर्वोत्तम या बेस्ट फसल है, बेस्ट है। और हरे चारे हेतु बुआई के 45 दिन बाद, अब जैसे वही सेम ही है, इसमें ही 40 में 50 दिन है, तो बाजरा और मक्का ये कोई फिक्स एग्जैक्ट याद नहीं करना, 40-45, 45-50 वो एक ही बात होती है, कुछ वो आपको इतना फैक्ट में नहीं घुसना है। बस 45 दिन बाद में जो है मक्के की जो हरे चारे है, तो मक्का को भी काटा जा सकता है ऊपर से, बिल्कुल। इसका भी अपन देखेंगे कि आराम से इसको भी स्टोर किया जा सकता है। बुआई का समय वही अप्रैल से लेकर जून महीना जो है इस मक्के का, मतलब क्योंकि मक्का, बाजरा ये तो लगभग सेम सीजन है, सेम सीजन बोई जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से अपन कर सकते हैं। अपन एक बात की थी मकचरी की, अभी अपन ने पढ़ा था, आपने नया वर्ड सुना होगा मकचरी। मकचरी भी होता है, मकचरी भी हरा घास है।
इसकी बुआई फरवरी मार्च और वर्षा ऋतु में की जाती है, या तो फरवरी मार्च में या फिर जो अपने जून जुलाई में बारिश की सीजन आती है उस टाइम कर लो। इसमें गन्ने के समान, जो गन्ना होता है लंबा सा, है ना, गन्ने के समान एक ही जड़, भाई गन्ना क्या होता है कि एक जगह उड़ता है, एक ही पूरी एक टहनी से, लंबी टहनी से निकलती है, वैसे ही मकसरी होता है। तो अब अपन को इसमें कोई पिक थोड़ी याद करनी है, बस याद करना है कि मकसरी लाइक ए गन्ना, ठीक है, बस लाइक ए शुगर कैन। तो गन्ने जैसा होता है, एक ही जड़ से कई कीले निकलते हैं। अब जैसे मक्का होता है, इसकी जड़ तो एक होती है, सपोज एक ही जड़ है, एक जड़ अपन ने बोई, बीज दाना एक ही डाला, इसमें कीले निकलते हैं ऐसे। कीले का मतलब क्या हो गया, वो लंबे लंबे लठ, समझ पा रहे हो, सीधे सीधे टहनियाँ वो निकलते हैं ऐसे। अब आप सोचेंगे फिर मक्का तो फिर टाइट होता होगा, नहीं टाइट नहीं, सॉफ्ट। ये मक्का खाने वाली बात करें अपन, ठीक है, मक्के की जो हरे घास वाली फसल है वो अलग से बोई जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, जिससे फूल निकलने होते हैं उस टाइम काट लो, सॉफ्ट होता है, उसके बाद में टाइट हो जाएगा। वो सारी बातें अपन ने पढ़ ली, देखो 45 दिन के लमसम, ठीक है। और इस अगर मकचरी को काटना है तो मकचरी 90 से 100 दिन में जाके तैयार होती है, तो उसके बाद मकचरी तैयार है, ये होगी मकचरी। अब अपने बातें पढ़ी, ये पूरी बातें जो पढ़ी ये अपन ने पढ़ी दलहनी, और ए दलहनी में मक्का सब पढ़ लिया। देखो एमपी समझ लिया, बाजरा ज्वार मक्का, ये ए दलहनी था। दलहनी में लोबिया रिजका बरसिम बिल्कुल पढ़ लिया। घासें, खैर दूब और घासें तो हम जानते ही हो सब, ये तो घासें जमीन के ऊपर चिपकी रहती है, वो पढ़ लिया। अब हमने एक चीज पढ़नी है कि जो दलहनी हरे चारे की फसलें होती है, भाई ए दलहनी तो ज्यादा पौष्टिक नहीं होती, वो तो अपन ने देख लिया, उसमें ज्यादा नहीं सोचना, बस इतना सा देखना है कि ए दलहनी थोड़ी कम पौष्टिक होती है इसके मुकाबले, दलहनी के मुकाबले। तो फिर इस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज बन बन के कि दलहनी जो हरा चारा उसकी क्या क्या खास बातें होती है, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं कि इनमें हरे चारे की अपेक्षा बहुत अधिक प्रोटीन होती है, वो तो खैर कॉमन सेंस अपन पहले पढ़ चुके। अतः इन्हें खिलाने पर प्रोटीन युक्त सांद्र आहार नहीं या बहुत कम देना पड़ता है। अगर आपने दलहनी हरा चारा खिला दिया, लाइक रिजगा है, बरसिम है, आपने लोबिया है, अगर ये खिला दिया तो आपको ऊपर से कोई प्रोटीन युक्त खाना, सांद्र आहार बोल दो चाहे प्रोटीन युक्त खाना बोल दो, अलग से देने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने कहते हैं ना, थोड़ी खड़ खिलाओ भाई, भैंस को खड़ दो, गाय को खल दो, उस खड़ में क्या होता है कि वो प्रोटीन युक्त खाना है, उसमें प्रोटीन होता है। तो फिर अपन क्या करते हैं, जो पश्चिम राजस्थान के जो लोग हैं उनमें थोड़ी समस्याएं आती है। इधर पूर्वी राजस्थान जयपुर के आसपास में तो पानी अच्छा खासा है, तो यहाँ दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। पश्चिमी राजस्थान में फिर थोड़ा सा पानी कमी है, तो फिर वो खड़ खिलाते हैं। वो खड़ होती है ना, जिसको रात भर भिगो देते हैं, सुबह उसका बंटा बना के ऐसा मिक्स करके वो उसको खिलाते हैं, ताकि उसके शरीर में जो थोड़ी प्रोटीन की बैलेंस बना रहे। लेकिन अगर आपने दलहनी हरा चारा खिला दिया तो कोई खलबल की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें सारी चीज़ें वैसे ऑलरेडी है। क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः इन्हें पर्याप्त मात्रा में खिलाने से दुधारू पशु, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा कैल्शियम उतना ज़्यादा दूध में होता है कैल्शियम है, बिल्कुल। दलहनी है एवं साइलेज, इसमें विटामिन ए अगर आपने दलहनी का है बनाया, मतलब सूखा के या गीला ही रखा, तो भी दोनों में ही फायदा करता है। तो दलहनी हरे चारे की है व साइलेज, जबरदस्त टॉपिक आएंगे कल, आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, मैं समझा दी मैंने। दोनों में विटामिन ए की खूब मात्रा होती है, जिससे पशुओं में बांझपन नहीं होता, ठीक है, गर्भपात नहीं होता, ये फायदा है। धूप में ठीक से सुखाकर बनाई गई दलहनी है, अगर सही तरीके से सुखा दी, 70 85% 90% तो सुखा दी, अच्छा खासा विटामिन डी भी उसके अंदर चला जाता है, जो बाद में जब उस है को खाएंगे 3-4 महीने बाद पशु, तो उनमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी। दलहनी हरे चारे में राइबोफ्लोविन, नियासिन और विटामिन ई, आपको ये चले भले ही नहीं याद हो कोई बात नहीं, लेकिन विटामिन ई याद करें। देखो फेमस वर्ड है, फेमस ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चिंता नहीं, पूरा हो जाता है तो सबसे बढ़िया। लेकिन विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तीनों इसके अंदर होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तीनों की मात्रा पूर्ति सही हो जाती है इसमें। दलहनी चारे को अन्य चारे के साथ उगाने पर वे अन्य चारे की उपज और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर दलहनी चारे को अन्य चारे के साथ में अगर आप उगाते हो तो उसके आसपास में वो अन्य उपज और अच्छी पैदा करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, ये जितने भी होते हैं ना रिजगा वगैरह, ये इनकी जड़ें जमीन के अंदर होती है, ये इस पूरी जमीन को उर्वरक बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। दलहनी चारे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी है। इन्हें लगाने पर भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाने से
अन्य चारे की न केवल उपज बढ़ती है, भाई सीधी सी बात है, जमीन है, यहां जैसे रजगा होगा इसकी ऐसे जड़ें गई तो वो जमीन फिर अगले पौधे की यहां तक गई तो आसपास तक वो फिर वही पानी जब जमीन में जाएगा तो पानी सब जगह फैलता है, तो ये नाइट्रोजन युक्त लगभग आधी पाधी जमीन काफी सारी हो जाएगी, तो इसके पास में जो फसल की हुई है वो भी उपजाऊ पैदा होगी, उसमें थोड़ा उसका असर जाएगा। ठीक है, और इन्हें जो है खाकर जानवर जो है बड़े उनको जानवरों से जो खाद मिलती है बड़े स्वाद से जानवर खाते हैं इसको। फिर सीधी सी बात है, गोबर करेंगे तो खाद जो मिलेगी वो हम डालेंगे भूमि में, तो जैसा खाएंगे वैसा ही तो निकालेंगे, तो सीधी सी बात है उसको अपन जमीन में डालेंगे तो जमीन फिर फर्टाइल अच्छी उपजाऊ बनती है, तो सारा ही फायदा इसके अंदर है। ठीक है ना, ये चीजें आपको समझनी है। तो कैसा लगा आज का पार्ट जरूर कमेंट करना, बहुत ही शानदार सेशन हुआ है। अब पार्ट 2, ये तो लगभग चीजें समझने वाली भी थी, एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर लिया आपने, पूरी चीजें नोट्स में आपको नोट्स बनाने हैं, नोट करनी है मेरे साथ के साथ, स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिंदगी सफल हो जाएगी। बी पार्ट में देखना आप सबसे नंबर 1 पे रहोगे, विश्वास कर लेना। बीएसटीसी में झंडे गाड़े थे ना, बस वो का वो मामला यहाँ होने वाला है। कॉम्पिटिशन अब बढ़ेगा, ये पहले बता रहा हूँ, चेपा चेपी भी होने वाली इधर के उधर, वो भी ध्यान रखना है आपको। लेकिन सिर्फ अब टिक जाओ एक जगह, रजिस्टर में प्रॉपर नोट्स जो भी आपने बना रखे हैं एक बार साइड करो उनको, और प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। हर पार्ट को रोजाना नोट्स बना के याद करके ही सोना है। इसमें जो भी फैक्ट बनते हैं उनको निकाल लो बाहर, अलग छोटी कॉपी में लिखो, और बाकी जो थ्योरी है उसको ऐसे ही याद करते जाओ, उसके अलग रजिस्टर बना लो। ठीक है, और मैथ्स की क्लास शाम को मिलेगी, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर नौकरी चाहिए तब तो, बाकी फॉर्म भरते जाओगे वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात सारी मानोगे, मानते भी हो, तभी अपन आगे और ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बी पार्ट को आराम से अपन करने वाले, मस्त रहें फिर आप। ठीक है, ओके।